न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत यंग लग रहे हैं, उसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। मैं यंग हूँ तो यंग लग रहा हूँ ना। जी 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 जी। नवीन जी, आज के मतदाता की टीम ने सर्वे के आधार पर आपसे समय लिया, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ 2 महीना पूर्व जो देश की वित्त मंत्री जी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने लोकसभा पटल पर बजट रखा जो कि ध्वनि मत से पारित भी हो गया। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कैसा लगता है आपको बजट ये? बजट अच्छा था और बजट का एक ही प्रोविज़न ज़्यादा लोगों को भाया, खासकर मिडिल क्लास को, जो 12 लाख तक उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन दी, विच वाज लॉन्ग ओवर ड्यू। लेकिन इस बार जो 12 लाख तक की एग्जम्पशन दी उस लोगों को बड़ा अच्छा लगा। अब उनको शायद सरकार का गवर्नमेंट का पर्पस भी यही है कि लोगों को ज़्यादा पैसा मिले, लोग ज़्यादा स्पेंड करें और इकोनॉमी में पैसा जाए। जैसे कि पहले एक ओल्ड रिजीम हुआ करती थी जिसमें टैक्स एग्जम्पशन होती थी एटीसी में, यानी कि आप 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करें कुछ सिक्योरिटीज़ में तो आपको छूट मिल जाती थी। अब वो छूट, उस ओल्ड टैक्स रिजीम को भी गवर्नमेंट हटाना चाह रही है, नई टैक्स रिजीम ला रही है जिसको सिंपल रख रही है और इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट को शायद ये समझ भी आ गया कि आजकल की जनता पढ़ी लिखी है, लोग आजकल के पढ़े लिखे हैं और वो पैसा अपना इन्वेस्ट करना, सेव करना अपने तरीके से कर लेंगे। ज़रूरी नहीं LIC में करें या किसी FD में करें, FD में ही करें, या वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे और अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च करेंगे। नवीन जी, एक सवाल और पैदा होता है कि वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा था कि इस बजट पर जो 12 लाख 75,000 का जो प्रावधान है उससे 1 लाख करोड़ का घाटा होगा कहा था। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपको क्या लगता है कि वो घाटा कहाँ से पूरा होगा? अब ये जब भी बजट बनाया जाता है, अब इतना हम लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन जो भी बजट बनाया जाता है तो एक जगह से घाटा निकलता है तो दूसरी जगह से पूरा होता है। अब मेरे ख्याल से टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन का बजट 15-16 लाख करोड़ का होता है, तो उसमें एक तो सबसे पहले ये होता है कि ग्रोथ भी होती है, नए एसएससीज भी आते हैं, इनकम भी बढ़ती है, तो टैक्स का अमाउंट क्वांटिटेटिव टर्म में, क्वांटिटी के टर्म में बढ़ जाता है। और प्लस जो कॉर्पोरेट है, GDP भी हमारी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रीज भी नई आ रही हैं, तो मेनली पैसा जो कलेक्शन गवर्नमेंट को होता है मेरे ख्याल से वो कॉर्पोरेट से होता है। राइट। तो ऐसा कुछ टोटल बजट, टोटल कलेक्शन जो है ओवरऑल जो है घाटे को पूरा कर देगा, घाटे को पूरा कर देती है। सर कैलकुलेशंस होती है इसमें, बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं जिसको डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है इस तरह से। एक बिल्कुल जनता के जो सवाल था उसमें मैं चाहूँगा बिल्कुल सरल भाषा में कि क्या जो टैक्स का पैसा बचेगा आम नागरिक का, उससे कुछ खरीदेगा वो? हाँ जी। और खरीदेगा तो इनडायरेक्ट वे में GST सरकार को जाएगी। बिल्कुल। तो एक ये भी स्रोत है कि GST के रूप में उसका घाटे को भरपाई हो सकता है। बहुत मामूली इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत मामूली। लेकिन जो भी सरप्लस फंड, अभी जो 12 लाख जो आएगा इसमें कितना सरप्लस जनरेट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सरप्लस तो जनरेट होगा। उसका मुझे लगता है उनके पर्सनल बजट में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इंडस्ट्री को उसका, क्योंकि इंडस्ट्री में तो जो स्पेंड करने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा है। ये तो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को बेनिफिट होने जा रहा है, उसमें रिच क्लास भी है, किसान भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, तीसरे लोग भी हैं, इकॉनमी के बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं या एक्सपेंड करते हैं जिससे इकॉनमी चलती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा मुझे लगता है उनको ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट को कम होगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्री, जैसे अब हमारे लोग जो जब सबसे पहला पैसा खर्चना, मिडिल क्लास जो है सबसे पहले पैसा कहाँ खर्चता है अगर उसको मिलता है, तो पहले अपने आवश्यकताओं पे खर्चता है, तो और खाने पे, अपनी डाइट पे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, यही सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान का काफ़ी नुकसान करती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बनती सारी बाहर हैं जी। और इसी को मोदी जी ने भी मुझे लगता है कि इस बात को समझा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ें जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं ये हिंदुस्तान में बनाए जा सके, मेक इन इंडिया बने सर, मेक इन इंडिया में। राइट। सर बस 2-3 और बड़ा सवाल।
जो मुझे जानकारी हासिल हुई है कि आपने पुस्तकें भी लिखी हैं कई कई विषयों पे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा नए दर्शकों के लिए बताएं कि किन किन विषयों में आपने पुस्तकें राइट डाउन की हैं सर। पुस्तक मैंने लिखना शुरू किया था जब सर्विस टैक्स आया था, तो हम सर्विस टैक्स पे एक ओके रेडी रेकनर टाइप लिखते थे। जी और सर्विस टैक्स के बाद फिर उसी दौरान एक गरगाज हैं हमारे गाज़ियाबाद में, बड़ा पुराना रेडी रेकनर है उनका, और इनकम टैक्स एक्ट भी निकलता है उनका और रूल्स भी निकलते हैं। तो वो किया करते थे अपडेट। और उसके बाद फिर जीएसटी जब आया तो जीएसटी पे भी आपने अपडेट किया। पहले बुक लिखी हमने। अच्छा हाँ जी, पहले साल में बुक लिखी। अब वो सर्कुलेशन में है उसका लाभ लोग? अब नहीं है, क्योंकि उस टाइम 2 बुक्स लिखी थी जी। उस टाइम, तो वो सारी बिक गई थी फटाफट। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन फिर बाद में समय नहीं मिला, तो जी, जी। समय के अभाव में उनको आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए। अच्छा सर, इसके पूर्व आप जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो गाजियाबाद ब्रांच है उसके आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ जी, चेयरमैन रह चुके हैं। चेयरमैन भी रहा। हाँ हाँ। हाँ जी। और जहाँ तक हमें पूरा अनुभव है कि अभी भी आप बहुत सारे क्षेत्रों में आर्थिक परामर्श के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते होंगे सर। सर एक बड़ा सवाल था इस बजट के अंदर सर, निवेश, सर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और एमएसएमई स्टार्टअप के साथ साथ चाहे वो अंतरिक्ष अभियान हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, सब में बहुत तेज़ी से फोकस किया गया है, राइट सर। लेकिन एमएसएमई सेक्टर को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है इस बार। उसका जो चाहे वो मीडियम हो या माइक्रो हो या लार्ज स्मॉल हो, तो वो 45 डेज वाला जो है ये एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करेगा ना? बिल्कुल करेगा। राइट। अच्छा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं सर, उन्होंने भारत देश को हर क्षेत्र में मजबूत किया, राइट। चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सौर ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अभियान हो। कैसे लगते हैं आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? इसमें शब्द नहीं है मेरे पास कुछ भी उनके बारे में कहने के लिए। बड़े स्ट्रांग हैं और बड़े नॉलेजेबल हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। हम सब उनका तहे दिल से सहयोग करना चाहेंगे और करेंगे। और हम अपनी अपनी जगह, मुझे लगता है कि अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करते रहें, अपना मेहनत से काम करते रहें, ईमानदारी से काम करते रहें, तो उनके लीडरशिप में हमारा देश आगे बहुत बढ़ता आगे ही बढ़ेगा। रहेगा। राइट। अच्छा सर, एक जनता का सवाल आपके पास मैं लेके आया हूँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हमारा देश हर क्षेत्र में आगे जा रहा है, सभी क्षेत्रों में, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर के मुकाबले रुपया जो है सर कमज़ोर हो रहा है। क्या वजह है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक दो बताएं सर। एक्चुअली अगर इसके डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट जो कारण है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम, अब आप कहेंगे डॉलर से हमारा इसका जुडिशियल सिस्टम का क्या लेना देना। जब तक हमारा इकोसिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम एथिकल वैल्यूज़ लोगों के अंदर इम्बाइब नहीं करेंगे, जब तक हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक जो पहले मैंने कहा जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तो हम बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं कर सकते। और जब हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जहां एथिकली बिजनेस चल रहा है, तभी आप किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट जब देंगे, तभी आप एक्सपोर्ट अपना बढ़ा पाएंगे। जब आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, लोग बाहर से आएंगे, टूरिज्म हिंदुस्तान में बढ़ेगा, कि लोगों को लगेगा भाई हाँ ये बड़ा क्लीन देश है। जैसे मोदी जी ने हमारे सफाई की बात करी, उसके बाद आप जाओ जगह जगह। मैं अभी आगरा गया रिसेंटली, और 10-15 साल पहले गया था, जमीन आसमान का फर्क था। ताज के आसपास सब साफ सुथरा, फर्स्ट क्लास। तो इन सब हाइजीनिक कंडीशंस का, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लोग भी जब बाहर से आएंगे वो रिलायबल प्लेस पे आएंगे, जहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। लोग अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, लोग आपको अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको खाने को अच्छा मिल रहा है, आपको रहने को अच्छा मिल रहा है, तो आपके ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ेगी। तो आपका जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि उनको टाइमिंग एक्सपोर्ट में भी, कब आप प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, 45 दिन में देना, तो आपने 45 दिन में प्रोडक्ट दिया या 44 दिन में प्रोडक्ट दे दिया। जब ऐसी आप प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे, बिजनेस आपका वो अच्छे से चलेगा, तो बाहर से लोगों आएंगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक हमारा अभी जो डॉलर और रुपए का फ़र्क जो मुझे लगता है, जितनी इकोनॉमी की मुझे समझ है, वो सब हमारा डिफिसिट है। आज मुझे लगता है अगर हमारे जो विदेश में लोग गए हुए हैं वो पैसा ना भेजते हों, या अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो उसके कई डिफरेंट कारण है। कोई पीएलआई की स्कीम है या कुछ अलग अलग स्कीम्स के कारण हो सकते हैं।
वो जो पैसा आ रहा है उस पे हम सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग रन में हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमें इन एनी केस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी अभी जैसे हमारा मेरे ख्याल से डिफेंस का एक्सपोर्ट पिछले कुछ वर्षों में ही 4-5 सालों में ही काफी 25,000 करोड़ के अराउंड आ गया। जी जी। और अगर ऐसी ही चीजें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, अंतरिक्ष अभियान है, उसमें हमने बाहर के देशों के सैटेलाइट छोड़ना शुरू किया। हाँ जी। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स, टेक्निकल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स करेंगे तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी ये रुपए और डॉलर का फर्क कम हो सकता है। सर, आपको लगता नहीं कि जो अभी ट्रंप ने टैरिफ दिया है, हर देशों में ज़्यादा, कहीं कुछ टैरिफ का रेट है, कहीं कुछ है, भारत देश में मेरे ख्याल से 24% है। जो सुनने में आया कि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं जो चाइना में रन कर रही हैं, कहीं और रन कर रही हैं, वो इंडिया को अपना पसंदीदा जगह बना रही हैं। तो क्या सुझाव है उससे? मेरे को जो लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसमें। मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता हूँ और देखना चाहता हूँ। चाइना से हमारे यहाँ क्योंकि कंपनियाँ सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस वो मैन्युफैक्चरिंग अब अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं कि उनको चाहिए, अगर चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम है या वियतनाम में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास तीसरी जगह है जहां वो बना सके। लेकिन आप तीसरे प्लेस पे आते क्यों हो, दूसरी जगह पे आते क्यों हो? मैंने जो पहले बताया कि अगर हम एथिक्स और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, अपने आप को सुधारें, अपने जुडिशियल सिस्टम को सुधारें, तो हम पहले स्थान पे आए ना। और हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो रिसर्च ओरिएंटेड हो। हम रिसर्च पे पैसा खर्चे, हम R&D पे पैसा नहीं खर्चते। और वही मैं जो पहले आपको बात करी कि इकोसिस्टम हम ऐसा डेवलप करें कि हमारे देश के लोग, हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास बड़ा पैसा है, वो इन्वेस्ट करे, उसको ऐसा इकोसिस्टम मिले कि वो इन्वेस्ट करने से डरे नहीं, वो पैसा लगाए और बिजनेस करे। तो हमें बाहर देश की कंपनियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इंडिया में लगाने के लिए। हमें तो एक वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सब देश, हम बाहर जाएं, बाहर इंडस्ट्री लगाएं, बाहर के लोग हमारे यहाँ लगाएं, लेकिन हम अपने आप को एक ऐसा सुदृढ़ समाज बनाएं कि और ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं, और मतलब कहने का सिंगल विंडो सिस्टम भी हो जाए। सिंगल विंडो, ये तो एक प्रोसीजरल बात हो गई। ये सब चीजें अपने आप में हो जाएंगी अगर हम एथिकली काम करना शुरू कर देंगे। अब हम ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारे इनकम टैक्स में, जीएसटी में इतनी करप्शन है, इतना तंग करते हैं लोगों को, एक बिजनेसमैन को तंग कर देते हैं। और मैं इस आपके वीडियो के माध्यम से अपनी सरकार को भी कहना चाहूंगा, कंप्लायंसेस में लोगों को ना उलझाएं। कंप्लायंसेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई, किसी ने थोड़ा बहुत टैक्स ऊपर नीचे दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को मेहनत से काम करने दो, बिजनेस को पनपने दो, उसका जो मेंटल लेवल को डिस्टर्ब न करें, उसे मजबूत बनाएं। इससे अगर वो कंप्लायंसेस में लगा रहता, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, उनकी कंप्लायंसेस से शायद मुझे ही फीस मिलती है, जी जी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी फीस मिले। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी ये कहना चाहूँगा, और मेरे को अपने आप के लिए भी ये मैसेज है कि हम कंप्लायंसेस की जगह एक बिल्कुल सही मायने में उनके प्रोसेसेस पे, उनके प्रोसीजर्स पे, उनके फाइनेंसेस पे काम करके बिजनेस को हेल्प करें कि वो कैसे ग्रो करें, न कि कंप्लायंसेस पर, कंप्लायंसेस पे। उनके साथ साथ हम भी बढ़ेंगे। राइट, बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि जो कंप्लायंसेस हैं उससे उनका डिस्टर्ब ही होता होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन। अब हमें इनकम टैक्स में बताते हैं कि जी इनकम टैक्स में फेसबुक से देख के आपको नोटिस आ जाएगा, आप कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो आपको नोटिस आ रहा है। जाने दो भाई, घूमने दो, सबको एंजॉय करने दो, एंजॉय करेगा आगे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसकी। तो थोड़ा बहुत लीनियंट व्यू इन सब चीज़ों में होना चाहिए। और कंप्लायंसेस को बहुत हर महीने रिटर्न फाइल करनी है, हर तीसरे महीने रिटर्न फाइल करनी है, 3 महीने में कर दी, फिर साल में फिर करनी है। इससे थोड़ा सा नया कोई स्टेप, नए स्टेप्स, मतलब डिफरेंट एक लीनियंसी लानी चाहिए। तो ये आपका अपील है। जो करप्ट लोग हैं, जीएसटी में हो चाहे इनकम टैक्स में, उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए, उठा के बाहर फेंकना चाहिए। अब हमारी फेसलेस स्कीम चल रही है इनकम टैक्स में, वो बिल्कुल सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल होनी चाहिए, किसी भी तरह से हो, चाहे जिसके ऊपर जितना भी टैक्स लग रहा है। लेकिन वहां पे भी जो असेसिंग अथॉरिटीज हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्या प्रैक्टिकल इश्यूज हैं और किस तरह के। कई सारी चीजें धीरे धीरे रिफॉर्म्स होंगे, एविडेंस एक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, किस डिजिटल में क्या चीज एविडेंस में ली जाए, क्या चीज नहीं ली जाए। तो चलो वो सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी, लेकिन लीनियंसी और ऑनेस्टी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे, और लोगों को भी ऑनेस्ट होना चाहिए, और एथिकल लोग भी ऑनेस्ट हो, और लेकिन विभाग भी ऑनेस्ट हो हर चीज़ को लेके। सर, जो अभी आपने बात किया
फेसलेस आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा एक हर नागरिक को अधिकार होता है अपनी बात को रखने का? फेसलेस में बिल्कुल क्लियर है कि आप अपनी बात फिजिकली नहीं मिल सकते आप। हाँ क्या बिल्कुल, अपील करना चाहेंगे? इसमें ये शॉर्ट कमिंग है। अब इसमें यही हमारे उस पर डिस्कशन भी होता है फोरम्स, डिफरेंट फोरम्स में, कि आपके अगर ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप अपनी बात कह पाएंगे। लेकिन फिर भी कई बार हम केसेस जब कराते थे, आप जब बात करते थे अक्रॉस द टेबल बैठ के, तो हम कई बातें बता पाते थे असेसिंग अफसर को जो हम लीगली शायद पेपर पे लिख के नहीं बता सकते कि बिहाइंड द सीन ये बात है इसमें, और ये बिल्कुल ऐसे इस तरह से है, लेकिन लीगली मैं आपको इस चीज़ का एविडेंस नहीं दे सकता। तो कई बार वो लोग समझते थे और उस तरह से भी वो फेवर में डिसीजंस होते थे, सही डिसीजंस हो पाते थे। तो वो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। आगे आने वाले समय में अब तो एआई भी आ गया, अगर एआई भी आ गया, और वीडियो, अगर हम वीडियो के थ्रू अगर डिस्कशन कर पाएंगे जहाँ ज़रूरत है उस बात की, तो वो भी मेरे ख्याल से शायद पॉसिबल होगा। लेकिन शायद उस फैक्टर को कहीं ना कहीं हम मिस करेंगे आने वाले समय में अगर फेसलेस में होगा तो। राइट। लेकिन फिर भी क्या आपकी ये मांग है कि सरकार जो है एक मौका एसएससी को दे फिजिकल मिलने का? अब उस पे भविष्य में मेरे ख्याल से उसमें कोई एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट होनी चाहिए, जहाँ पे अभी भी है कि अगर कोई वीडियो से अगर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है तो उसका है, वो कह सकता है उसको। और हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट डिसीजन भी दिए कि किसी ने वीडियो में नहीं दिया तो उन्होंने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट ने उसमें जाके, अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई वीडियो से बात करने की तो। लेकिन फिर भी ऐसी मेथोडोलॉजीज डेवलप होनी चाहिए। या एसएससी, आपने मान लीजिए कि आपने अपना केस प्रेजेंट कर दिया असेसिंग अथॉरिटी के सामने, उसके बाद आप कुछ कहना चाहते हैं तो किसी और असेसिंग अथॉरिटी ने उसी शहर में आपकी बात सुन ली तो एक एडिशनल बात हो गई। यस। और उसके बाद आप उन दोनों को मर्ज करके अपना डिसीजन दे दीजिए। ये भी आपका एक अच्छा एडवाइस है। सर, आपने जीएसटी पे बुक भी लिखा है और वित्त मंत्री जी के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे एक्सपर्टाइज होती है जो बजट बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बजट के अंदर एक सुझाव आपका क्या हो सकता है कि इसके अंदर अगर ये ऐड ऑन हो जाता तो ये बजट और बेहतर होता? सर, जीएसटी को लेके बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं। जैसे अभी एक नया सेक्शन 74A भी आया है, 73, 74 होते थे, अब उनको वो एक साल में खत्म हो जाएंगे मेरे ख्याल से, 24-25 से 74A शुरू हो जाएगा, जो जिससे काफ़ी लोग परेशान थे। कुछ प्रॉपर अफसर की डेफिनेशन कहीं पे कुछ है, हर आदमी अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है। मैं मेनली जीएसटी में परेशान जो हूँ एक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, हालांकि इस पे भी शायद अभी गाइडलाइंस आई हैं लेकिन वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे वो डॉक्यूमेंट्स सही जगह अपनी जगह लगे होंगे, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन वो नहीं देगा और उसमें डिले कर देंगे प्रोसेस। तो इस तरह जो हमारे अफसर जो बैठे हुए हैं या जो जीएसटी में डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, उनको समझाने की और सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उनके ऊपर थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हम हो जाएंगे और जीएसटी में भी फेसलेस जैसी सुविधा आनी चाहिए। सर, इतना दिन हो गया अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना, बनना चाहिए। इस क्वेश्चन पे आप वो ना करो, मेरे ख्याल से ट्रिब्यूनल बन गया है। ट्रिब्यूनल बनने शुरू हो गए, बन गए हैं, बल्कि जीएसटी में ना जी ट्रिब्यूनल बन गए हैं। चलिए, बहुत तेजी से फोकस किया गया है, राइट सर। लेकिन एमएसएमई सेक्टर को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है इस बार। उसका जो चाहे वो मीडियम हो या माइक्रो हो या लार्ज स्मॉल हो, उनमें मतलब उसकी टर्नओवर को बढ़ा दिया गया है और 45 डेज का जो उसका सेगमेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव माना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इफेक्टिव है, क्योंकि हमने खुद उसका अनुभव किया। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि उनको बड़ी जल्दी पिछले सालों में पेमेंट्स आई, पेमेंट रियलाइजेशन बड़ा फास्ट हो गया, वो आगे अच्छा पेमेंट कर पाए, तो मनी जो है सर्कुलेट बड़ी तेज़ी से हुई। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो इसको बोले वो थोड़ा कम हो गया उस वे में। और मेरा मानना ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री अगर 1000 करोड़ 500 करोड़ की या 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ जो इंडस्ट्री लगाई जाती है वो उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती जितनी एमएसएमई करती है। डायरेक्ट हालांकि उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होती है, लेकिन जो एमएसएमई करती है और जो एमएसएमई से जो ग्रोथ होती है और जो पर्सनल ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की, वो बहुत इमेंस है। वो ग्रास रूट पे भी इकोनॉमी को बड़ा हेल्प करती है।
जो एक तरह से अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी आप बिल्कुल मान सकते हैं। बल्कि उसको जड़ें कहना चाहिए, जड़ें कहना क्योंकि मैंने कहा ग्रास रूट पे बड़ा काम करती है। Yes, आप ग्रास रूट पे रिच होते हो, वही पैसा जो आप निकलता है वही आगे और इकोनॉमी में स्पेंडिंग में जाता है और उससे इकोनॉमी हमारी ग्रो करती है। सर, वित्त मंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से ध्यान देते हुए कि एमएसएमई सेक्टर का चक्र चलता रहे, 45 डेज का एक नियम किया कि अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा सर। लेकिन सर, इसके कुछ जो मैंने सर्वे किया, कुछ परिणाम भी गलत सुनने को मिला और देखने को मिला। जो बड़ी कंपनी है सर, वो एमएसएमई सेक्टर से सामान नहीं लेती हैं क्योंकि उनको 45 डेज में पेमेंट करना होता है। वो कहती है भाई हम आपसे बिजनेस करेंगे, आप सरेंडर कर दो एमएसएमई सर्टिफिकेट। क्या सच्चाई लगती है आपको सर? नहीं, बड़ा सवाल है। इसमें देखिए, ये कंपटीशन की बात है, एमएस और एथिक्स की बात है। एमएसएमई को यहाँ पर थोड़ा सा अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, स्ट्रांगली कंटेस्ट करना पड़ेगा, अपना व्यू पॉइंट रखना पड़ेगा। और अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं, तो मेनली पैसा भी आपको जल्दी तभी मिलता है जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप एथिकली काम कर रहे हैं और सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि पैसा डिले किन का किया जाता है? जिन्होंने क्वालिटी अच्छी ना दी हो, जो सर्विसेज अच्छी ना दे रहे हो। तो अगर आप कॉम्पीट करेंगे अपने सेक्टर में, तो आपको, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। इनका थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करती हैं। ये सब चीज़ें, सब अच्छे के साथ थोड़ा बहुत बुरा तो होता ही है। लेकिन ये प्रयास जो है अच्छा है मेरे एमएसएमई सेक्टर के लिए। प्रयास बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इसको अनुभव किया है।